नमस्ते विद्यार्थियों, मैं केंद्र सिंह चौहान लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गंडोरा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक भाषा व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है। भाषा व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दें भाषा हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो भाषा जो है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करने के लिए या एक दूसरे के हाव भाव विचारों को समझने के लिए भाषा आवश्यक है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि भाषा का होना क्यों आवश्यक है या भाषा हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। प्रभावी प्रस्तुतिकरण भाषा क्यों आवश्यक है या क्यों आवश्यक है, इसके पीछे प्रभावी प्रस्तुतिकरण। प्रभावी प्रस्तुतिकरण जब हम किसी बिंदु विचारों का प्रस्तुतिकरण प्रभावी रूप से करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो प्रभावी प्रस्तुतिकरण जैसे कि उदाहरण के लिए कालिदास, विलियम शेक्सपियर ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भाषा के दम पर ही अपनी कृति को फैलाया है या अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। ऐसा नहीं है कि इन विद्वानों से पहले उनके जो उन्होंने विचार प्रस्तुत किए हैं जिस भी ग्रंथ पर या जिस भी टॉपिक पर या जो नाटक उन्होंने लिखा है वह किसी ने नहीं लिखा है, ऐसा नहीं है। पहले भी विद्वानों ने लिखे हैं, लेकिन उनकी जो विचार शैली है वह भाषा के माध्यम से उसके अंदर उन्होंने प्रस्तुत की है। वो बहुत ही शानदार उनकी कौशलता होने के कारण, भाषा कौशल होने के कारण ही वह बहुत ही प्रसिद्ध हुए। तो हमारे जो विचार हैं वह हम जिस बिंदु पर बातचीत करते हैं उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं साहित्यिक भाषा का प्रयोग। साहित्यिक भाषा का प्रयोग जब हम अपने प्रस्तुतिकरण में प्रभावी एवं साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव सामान्य व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है, क्योंकि साहित्यिक भाषा का प्रभाव सदैव हृदय तक प्रवेश करता है, लेकिन जो सामान्य भाषा है वह हमारे हृदय तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे कि जयशंकर जैसे या सुनीतानंद पंत जैसे जो विद्वान हुए हैं, तो इन विद्वानों ने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं या जो रचनाएं लिखी हैं वह साहित्यिक भाषा में लिखी है। साहित्यिक भाषा में एक छोटी सी बात जो लिखते हैं या एक छोटा सा शब्द लिखते हैं उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं और वह हमारे हृदय तक प्रवेश करते हैं। तो साहित्यिक भाषा का प्रयोग करने के लिए भी भाषा बहुत ही आवश्यक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप साथ ही साथ इस जो हमने बोर्ड पर लिखा है उसको आप नोट भी कर सकते हैं और साथ ही अपने नोटबुक के अंदर इसको नोट भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। शब्दों का चयन जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी विचार या पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए उचित शब्दों विचारों का प्रयोग किया जाता है तो उसके व्यक्तित्व में और निखार आता है। प्रत्येक व्यक्ति उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जो देश के हालात और स्थिति के अनुसार अपने विचार या शब्दों का चयन करते हैं और जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि अगर युद्ध की
अगर उनके विचार या उनकी भाषा शैली मजबूत नहीं होती तो लोग उनकी बातों को नहीं मानते। यानी कि जो भाषा का अध्ययन रहती है क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम अच्छे से शब्दों का चयन कर सकें, हम हमारे सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझा सकें, उसके सामने अच्छे से अच्छे शब्दों का चयन कर सकें, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अलंकारिक भाषा का प्रयोग। भाषाई परंपरा में अनेक विद्वान हुए हैं, भाषाई परंपरा में अनेक विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अनेक हिंदी साहित्य के विद्वानों को उनकी अलंकारिक भाषा शैली के कारण ही जाना जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस जो ग्रंथ लिखा है उसके अंदर साहित्यिक अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी कि साहित्य के अंदर अलंकारिक भाषा का जब प्रयोग किया जाता है तो वह जो साहित्य है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है, उसको जो पढ़ता है उसको बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। यानी कि जो साहित्यिक अलंकारिक भाषा है उसका प्रयोग करने वाले हिंदी साहित्य के अनेक विद्वान हैं जिन्होंने अपनी रचना शैली में इस भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। तो एक बार हम देख लेते हैं शब्दों का चयन। भाषा क्यों आवश्यक है? शब्दों के चयन के लिए आवश्यक है। अगर आपके पास है भाषा शैली मजबूत है, आपकी भाषा का बहुत ही अच्छी पकड़ है, तो आप अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अलंकारिक भाषा का प्रयोग, अलंकारिक भाषा का प्रयोग यानी कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही विस्तृत बात कर देना, यही अलंकारिक भाषा का लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं रसात्मक भाषा का प्रयोग। रसात्मक भाषा का प्रयोग विद्वानों द्वारा अपनी भाषा में, विद्वानों द्वारा अपनी भाषा में विभिन्न प्रकार के रसों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रसों का प्रयोग किया जाता है। इस रसात्मक प्रयोग के आधार पर ही विद्वानों की छवि को जाना जाता है। जैसे सूरदास को वात्सल्य रस का प्रमुख कवि माना जाता है। जैसे कि जो बिहारी है उनको श्रृंगार रस का प्रमुख कवि माना जाता है। तो जो विद्वान है यानी कि विद्वानों द्वारा अपनी भाषा में, विद्वानों द्वारा अपनी भाषा में विभिन्न प्रकार के रसों का प्रयोग किया जाता है। और जो विद्वान है उनको भी उनके रस के आधार पर ही जाना जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग विद्वान हुए जिन्होंने अलग अलग रसों का प्रयोग किया गया है। तो जैसे कि जो सूरदास है उनको वात्सल्य रस का प्रमुख कवि माना जाता है। वात्सल्य रस का प्रमुख कवि किसे माना जाता है? तो सूरदास को माना जाता है। इसके बाद जो बिहारी है उन बिहारी को श्रृंगार रस का प्रमुख कवि माना जाता है। आगे बढ़ते हैं सार्थक भाषा का प्रयोग। जब छात्रों द्वारा किसी प्रकरण या बिंदु, जब छात्रों द्वारा किसी प्रकरण या बिंदु पर विचार करने के लिए सार्थक भाषा का प्रयोग किया जाता है तो सामान्य रूप से शिक्षक एवं समुदाय से सभी व्यक्ति उसकी भाषा शैली से प्रभावित होते हैं। यानी कि सार्थक भाषा जो होती है वह एक निश्चित क्रम में चलती है। सार्थक जो भाषा है वह एक निश्चित क्रम में चलती है। इस कारण सभी लोग, सभी व्यक्ति शिक्षक समुदाय से प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि एक छात्र और एक शिक्षक हमेशा एक सार्थक भाषा का ही प्रयोग करता है। यानी कि जो सार्थक शब्द है उन्हीं का प्रयोग करता है या सार्थक जो भाषा है उसी का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि जो एक सार्थक भाषा है वह एक निश्चित सामान्य क्रम में चलती है। उसके
उनके क्रम में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन जो क्रम है वह टूट नहीं सकता। यानी कि जो लय है, जो बोलने का तरीका है, वह बिल्कुल ही सार्थक होता है। तो सार्थक भाषा का प्रयोग आवश्यक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, भावानुकूल भाषा का प्रयोग। भावानुकूल भाषा का प्रयोग जब हम किसी भाव विशेष के संदर्भ में तथ्यों को प्रकट करते हैं तो शब्दों का चयन भाव के अनुरूप ही होना चाहिए। शब्दों का चयन भाव के अनुरूप ही होना चाहिए। यानी कि अगर हम कह सकते हैं, जैसे हम छोटी स्कूल के अंदर जाते हैं या हम पढ़ाने के लिए जब भी जाते हैं छोटी स्कूल में, जैसे कि आप भी आने वाले समय में एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो जब छोटी स्कूलों में अगर आप पढ़ाने के लिए जाओगे, वहां पर जो छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों के जो भाव होते हैं उनके अनुरूप ही आपको शब्दों का चयन करना पड़ेगा, उनके अनुरूप ही आपको चलना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि एक जो छोटा बालक है, वह छोटा बालक यानी कि रो रहा है, अगर वह बालक रो रहा है और आपने उसके सामने गुस्से में और भी आपने उसको डांटा या फटकारा या थप्पड़ लगाया, तो आप अगर उसके सामने क्रोध में बातचीत करेंगे, तो क्रोध में बात करेंगे तो और ज्यादा होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रेमपूर्वक उसको समझाना चाहिए कि उसके भाव कैसे हैं, उसके अनुरूप हमें भाव प्रकट करने पड़ेंगे। अगर कोई बच्चा अच्छा है या पढ़ाई में अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा लिख रहा है, और अगर आप उसको गुस्से में बातचीत करेंगे उससे या आप उसको डांटेंगे, तो क्या हो? वह जो काम कर रहा है वो काम करना छोड़ देगा। यानी कि उसके जो भाव है उसके अनुरूप ही आपको भाव प्रकट करने पड़ेंगे। तो हमें यह ध्यान रखना है, भाषा हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो भाषा एक तो प्रभावी प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक है। भाषा क्यों आवश्यक है? तो प्रभावी प्रस्तुतिकरण के लिए, यानी कि जो व्यक्ति होता है उसके जो प्रभाव है वह उसकी रचना शैली में या दिन की जो गतिविधियां हैं उनके अंदर प्रकट होती है या प्रस्तुत होती है। इसके बाद में भाषा क्यों आवश्यक है? तो साहित्यिक भाषा का प्रयोग करने के लिए, भाषा जो है वह साहित्यिक भाषा का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है। अगर आपकी भाषा शैली बहुत ही मजबूत है तो आप साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा विकास कर सकते हैं या बहुत ही अच्छा साहित्य लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भाषा क्यों आवश्यक है? तो शब्दों का चयन करने के लिए। भाषा क्यों आवश्यक है? शब्दों का चयन करने के लिए। अगर आपका भाषा कौशल बहुत ही मजबूत है तो आप सामने वाले व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को आप अपनी भाषा शैली से उसको प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें एक बहुत बड़ा उदाहरण, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास में जो शब्दों का चयन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही श्रेष्ठ शब्दों का चयन है। वह जहां पर भी जाते हैं वहां की स्थिति को देखते हैं, वहां के लोगों को देखते हैं और अपने शब्दों का चयन करते हैं। अगर वह जवानों के बीच में है तो उनके अंदर इतना उत्साह भरेंगे, उतनी वीरता की भावना भर देंगे उनके अंदर देश के प्रति, तो वह बहुत ही अच्छा। इसके बाद में जैसे कि हम आम जनता है या जहाँ यहाँ कहीं पर भी दंगे फसाद हो गए हैं, तो हमारे द्वारा हमारे जो शब्द हैं उसके द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अनुरूप हमें शब्दों का चयन करना है। अगर हम यूं कई किसानों की सभा के अंदर चले गए हैं, उनके अनुरूप हमें शब्दों का चयन करना है। तो जो हमारे शब्दों का चयन है वह बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यही भाषा के लिए आवश्यक है। भाषा हमारे शब्दों के चयन के लिए आवश्यक है। आप अगर किसी व्यक्ति के सामने खड़े हैं, अगर वह व्यक्ति पढ़ा लिखा है और उसके सामने आपने एक निम्न किस्म की भाषा का उपयोग कर लिया, यानी कि बहुत ही छोटे शब्द, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके से घटिया शब्दों का आपने उपयोग किया, तो आपके शब्दों के द्वारा ही आपके जो विचार है उसको प्रकट किया जाएगा। यानी कि आपकी बोली के द्वारा ही आपको पहचाना जा सकता है कि आप कैसे हैं। तो शब्दों का चयन करने के लिए भी भाषा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद में अलंकारिक भाषा का प्रयोग। अलंकारिक भाषा का प्रयोग, तो जो विद्वान होते हैं वह अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे शब्दों में बहुत ही विस्तृत बात बोल देना।
यही आलंकारिक भाषा कहलाती है। इसके बाद में रसात्मक भाषा का प्रयोग, यानी कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अलग अलग रसों के माध्यम से अपने जो ग्रंथ है उनको लिखा है। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी जो वीरता की कहानी लिखी है उसके अंदर वीर रस है। उस कहानी को या उस कविता को कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो उसके अंदर कौन सा गुण का या कौन से रस का उत्पन्न होगा, तो वीर रस उत्पन्न होगा। जैसे सूरदास है, उन्होंने वात्सल्य प्रेम यानी वात्सल्य जो रस है उसका यानी कि अपने ग्रंथ के अंदर प्रयोग किया है। यानी कि जो बिहारी है, कवि बिहारी है, उन्होंने जिस रस का प्रयोग किया है वह है श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। इसके बाद हम देखेंगे भावानुकूल भाषा का प्रयोग, यानी कि भावानुकूल भाषा का प्रयोग भी हमें भाषा के द्वारा ही भाषा जो है उसके अंदर आवश्यकता है। भावानुकूल यानी कि सामने वाले व्यक्ति के जैसे भाव है उसके अनुसार अपने अंदर या अपने भाव को प्रकट करना पड़ेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम स्तरानुकूल भाषा का प्रयोग। स्तर के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना सामान्य रूप से छात्रों द्वारा प्रयुक्त भाषा, सामान्य रूप से छात्रों द्वारा प्रयुक्त भाषा एक समान होती है, जबकि प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को भाषा में विभेद करना सिखाया जाता है। यानी कि स्तरानुकूल भाषा का प्रयोग, जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनकी भाषा अलग होती है, यानी कि छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाने के लिए बिल्कुल ही निम्न यानी कि बहुत ही छोटी तरीके से यानी कि बहुत ही निम्न तरीके से भाषा का प्रयोग करना पड़ता है हमें। यानी कि छोटी छोटी बातें उनको बहुत ही विस्तार तरीके से हमें उनको समझानी पड़ती है। यानी कि जैसे जैसे फिर बालक बड़ा होता है प्राथमिक स्तर यानी प्राथमिक स्तर से जैसे पहली से 5वीं तक आता है, 5वीं के बाद जैसे ही अगली क्लास में आता है तो उसकी जो भाषा होती है या उसको जो समझाने का तरीका होता है उसके अंदर जो भाषा हो वो भाषा का हमें उच्च श्रेणी की थोड़ी सी भाषा का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। थोड़े शब्द हमें कठिन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा उस बालक के लिए। तो स्तर के अनुसार हमारी हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे बहुत बड़े स्तर का बालक है यानी 11वीं 12वीं में पढ़ने वाला बालक है या कॉलेज में पढ़ने वाला बालक है, विद्यार्थी है, उसके सामने अगर आप बिल्कुल ही निम्न कैटेगरी की भाषा का उपयोग करेंगे यानी उसको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे आप छोटी छोटी बात, तो वह यही कहेगा कि क्या मेरे को ये नहीं आता है जो मेरे को सिखा रहे हो। अगर आप विद्यार्थियों को अगर आ 12 कड़ी सिखाई जाए तो आप लोग क्या कहोगे, यही कहोगे ये हमें नहीं आता, ये हमारे स्तर का नहीं है। यानी कि जो 12 कड़ी है वो किसके स्तर की है, निम्न यानी कि पहली से 5वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके स्तर की है। अगर वह जो छोटे स्तर के विद्यार्थी हैं उनके सामने अगर जिस प्रकार से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ उसी प्रकार से अगर मैं बोलूंगा उनके सामने तो उनको कोई समझ में नहीं आएगा। यानी कि उन विद्यार्थियों को समझाने के लिए मुझे उनके स्तर का ही ज्ञान उनको देना पड़ेगा या उनके स्तर की जो भाषा है उसी भाषा का मुझे प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वे विद्यार्थी सीख पाएंगे। यानी कि स्तर के अनुसार ही हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूँ स्तर तो हम एक प्रकार से व्यक्ति के लेवल को भी देख सकते हैं। अगर आपके सामने कोई हमारे देश का मंत्री खड़ा है या हम कह सकते हैं हमारे देश का कोई राजकीय कर्मचारी खड़ा है, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं हमारे कलेक्टर का नाम, कलेक्टर को ले सकते हैं, उसके सामने आप खड़े हैं और जिस प्रकार से आप अपने घर के जो सदस्य हैं उनके सामने जिस प्रकार से बातचीत करते हैं वैसे ही अगर बातचीत उनके सामने करेंगे तो सीधी सी बात है आप इतने शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब एक उच्च स्तर का अधिकारी आपके सामने खड़ा है तो उसके अनुसार आपको भाषा का चयन करना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको भाषा बोलनी पड़ेगी। तो भाषा जो है वह स्तर के अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बहुभाषी ज्ञान। बहुभाषी ज्ञान विभिन्न प्रकार की भाषाओं का ज्ञान भी छात्रों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। विभिन्न प्रकार की भाषाओं का ज्ञान भी
जैसे कि हम देखते हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और जो क्षेत्रीय भाषा है वे भाषाएं, तो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होगा तो वह छात्र जो होता है उसके जो मस्तिष्क जो होता है उसको प्रभावित करता है, उसके व्यक्तित्व को बहुत ही प्रभावित करता है। अगर आपको एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान है तो आप कहीं पर भी चले जाइए, आप नहीं रुक पाएंगे, हर व्यक्ति को आप संतुष्ट कर सकते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा तो आपके मस्तिष्क का विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होगा, आपको याद करने की बहुत ही जो क्षमता है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। यानी एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा तो वह हमारे लिए बहुत ही लाभदायी है, हमारे व्यक्तित्व को बहुत ही प्रभावित करता है। इसके बाद भाषा का ज्ञान क्यों होना आवश्यक है, तो लास्ट पॉइंट है व्याकरणिक भाषा का प्रयोग। व्याकरणिक भाषा का प्रयोग, व्याकरणिक भाषा क्या होती है, तो व्याकरणिक भाषा वही होती है जो हम जो भी शब्द या वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो उसके अंदर व्याकरण जो छुपी हुई है उसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। यानी कि जो वाक्य है या शब्द है, जैसे कि हमने बोर्ड पर देखा है इसके अंदर कौन से वाक्य के अंदर कौन सी संधि है, कौन सा समास है, इसके टुकड़े कैसे होंगे, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय का उपयोग किया गया है, कौन से उपसर्ग का उपयोग किया गया है, ये भी हमें पता होना चाहिए। यानी व्याकरणिक भाषा का प्रयोग, यानी व्याकरणिक भाषा का प्रयोग करने के साथ साथ में हमें व्याकरण का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो ये जो हमने पढ़ा है आज, वह भाषा क्यों आवश्यक है, भाषा कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन किया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को 1, 2 या 3 बार भी देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है 1 या 2 बार इस वीडियो को आप देख सकते हैं और मैंने आपको जो भी यहाँ बोर्ड पर लिखा है उसको आप